का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आज तक 1947 से लेकर आज तक वहां पर कोई भी सड़क है जो चारों तरफ से घेर कर रखा। उस साइड भी पहाड़ी है और इस साइड भी पहाड़ी, और सेंटर गैप के बीच में जो है पंचायत का 400 या 500 के करीब घर है वहां पे, और वहां पर सिर्फ गुज्जर बकरवाल लाजिम एक नेता एक GRS ब्लॉक में करने वाला साल के अंदर 16 लाख की गाड़ी तब्दील करने के बाद भी अपना घर का निजाम नहीं चला सकता है, तो फिर ये गरीब लोग कहां से पर्सन है जो वहां से चलकर ऊपर जाता है। एक दरिया है, वहां आज भी लकड़ी का पुल नजर आता है, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीमें आती हैं MG नरेगा के अलावा, लेकिन उन लोगों के लिए कोई फायदेमंद चीज साबित नहीं। पंचायत के अंदर हुआ था जिस घर के अंदर एक मकान के अंदर बारिश की तूफानी बारिश हुई और बिजली की कड़कने की वजह से आसमानी बिजली की वजह से एक घर के अंदर 5 अफराद मारे गए थे, और गवर्नमेंट ने दावा और यहाँ जिला इंतजामिया ने कहा था कि उन लोगों को वहाँ पर हम पुल लगा कर। मुझे लगता है कि उस घर के 5 अफराद जान देने के बाद भी वहाँ पर कोई भी सहूलियत दस्तयाब नहीं हुई है। तो आज मैं गुलाम नबी साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक सेंटर की जगह है, आप हमें ज़रूर बताएंगे कि यहाँ पर बिजली कितने दिन के बाद आई, और एक बहुत दुख की बात है कि यहाँ पर बर्फबारी के बाद 5 या 6 दिन के बाद शायद मुझे लग रहा है कि रोड में आज मशीन लगी, और मुझे ऐसा भी सुनने में आया है कि एक कोई मरीज एक बीमार कोई शख्स हुआ था और उसको यहाँ से लेकर शायद 5 या 3 किलोमीटर सफ़र करना पड़ा था और वो रोड में पहुँचा। क्या बताना चाहते इस हवाले से आप? बिल्कुल मंजूर साहब, आपने एक अच्छा सवाल पूछा है कि यहाँ पे बिजली की हालात जो है वो कैसी है, रोड के बारे में क्या कहेंगे। जहाँ तक बिजली का सवाल है तो बर्फबारी ही इतनी हैवी हुई थी, 5 या 6 फुट के करीब बॉर्डर एरियाज पे जो बर्फबारी है, यहाँ पे 3 फुट के करीब बर्फबारी हुई थी। लेकिन महकमे के लोग भी कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं। बिजली की टीम पहुंची थी हमारे पास, रोड वाले लोग आए थे, लेकिन बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, मशीन को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। मैंने सुबह बात की मशीन वाले से कि हम लगे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी है, कोहरा इतना जमा हुआ है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात से हम जो है मशीन को आगे ले रहे हैं। और दूसरी रही जनरल लेवल की बात जो आपने पूछी कि यहाँ के लोगों की समस्याएं जो हैं, जैसे हमारे यहाँ के लोग हैं, इनकी समस्याएं होती हैं जो गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने न्यूज़ देखी कल के हमारे इजलास नाइंसाफ़ी जम्मू के अंदर JDA की तरफ से भी हुई है। हम इन चीज़ों की मजम्मत करते हैं क्योंकि और वो लोग वापस अपने घर नहीं आ सके, इसकी वजह से उनकी वहीं पे मौत हो गई। वहाँ पे पुल की जो कनेक्टिविटी है वो नहीं थी, वहाँ पे नहीं था, वो आज भी नहीं लगा है पुल। तो इस किस्म के हालात जो हैं वो इन इलाकों में आते हैं। मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने मेहनत तो की, लेकिन वो पुल नहीं बना। पैसे तो मुआवजा तो उनको मिल गया और चीज़ें तो मिल गई, लेकिन पुल जो है वो नहीं। अस्सलाम वालेकुम वादाब। बहरहाल आप जानते हैं कि आज हम बलेसा की ऐसी जगह पर मौजूद हैं। इस जगह का नाम गली बटोरी है, सेंटर में जगह है। ब्लॉक चिल्ली की 8 पंचायतों का सेंटर यहीं पाया जाता है, और इस जगह में हर एक सियासी पार्टी हो, हर सियासी जमातों का जो यहाँ पर अजलास या मीटिंग या जलसे जितने भी होते हैं वो इसी जगह पर होते हैं। और इन 8 पंचायतों में सबसे ज़्यादा जो है गुज्जर बकरवाल पाए जाते हैं। और आज मेरे साथ एक बहुत मेरे दिल अजीज़ भाई भी हैं, गुलाम नबी मजनू के नाम से इसको पुकारा जाता है। बहुत सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं और बहुत इनका प्यार और मोहब्बत मुझे अच्छा लगता है। हर रोज़ मैं देखता रहता हूँ कि ये किसी न किसी मौजू पर बात करते हैं, किसी न किसी इशू पर हमेशा बात करते रहते हैं। और आज हमें एक ऐसा मौका मिला कि हम दोनों ने मिलकर सोचा कि हम इस सेंटर की जगह पर आए। और ये इतनी खूबसूरत जगह है जो आज इस मौसम के अंदर, सर्दी के मौसम के अंदर, चारों तरफ से सफ़ेद वाइट कलर से बर्फ़ ने घेर कर रखा हुआ है। और मैंने सोचा कि आज यहाँ पर हम बातचीत करेंगे और नाज़रीन के लिए यहाँ की एक खूबसूरती जो देखे रहे हैं आप पीछे हमारे, ये वो पहाड़ी है जो हिमाचल चंबा के साथ मिलती है। इसको मेहाड़ धार कहते हैं, और ये वो पहाड़ी है, और इसके सामने ही हम समय काफ़ी दूर जगह पर इस वक्त खड़े हैं सेंटर में। और सबसे पहले मैं गुलाम नबी मजनू जी से बात करने शुरू करूँगा, क्योंकि
بہت بڑھیا نام ہے، مجنو نام ہے، تو ہمیشہ ان کا پیار محبت، ہمیشہ اخلاق ہمدردی ان کے دلوں میں رہتی ہے اور ہمیشہ انسانیت کے لیے کام کرتے رہتے ہیں. اور آج میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ مل کر ہم بات چیت کریں اور ناظرین کے لیے ضرور یہ ویڈیو دکھائیں تاکہ اس خوبصورت جگہ کو دیکھیں گے اور ضرور کامنٹس بھی کریں گے. اور ہمیشہ ان لوگوں کے پیار محبت ملتے رہتے ہیں. غلام نبی مجنو صاحب بہت بہت شکریہ، آج آپ کے ساتھ ہمیں ایک موقع ملا بات کرنے کا. ہم جس حوالے پر بات کریں گے آج کا ہمارا صرف مقصد یہی رہے گا کہ ہمیشہ یہاں گجر بکروال قبیلے کے لوگ ہیں. آپ بہرحال دیکھ رہے ہیں کن چیزوں سے یہاں کی قبیلے کے لوگ جو ہیں، ان علاقوں کے نام بھی بتائیں گے آپ اور کن چیزوں سے پریشانی رہتی ہے لوگوں کو اور ضرور بتائیں گے. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمارے یہاں اور یہاں کی دبی کچلی آواز کو ہمیشہ سرکار کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں. وقتاً فوقتاً وقت آنے پہ، موقع ملنے پہ آپ ہمارے ان غریب طبقے کے لوگوں کی آواز گورنمنٹ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے میں آپ کا بہت مشکور ہوں. آپ نے کوشچن کیا کہ اس علاقے میں جو لوگ ہیں وہ کس قسم کے لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ جو ہمارا علاقہ ہے یہ بہت پچھڑا ہوا علاقہ ہے. بہت ساری اس جگہ پہ VIP وزٹس بھی ہوتی ہیں. چیف منسٹر لیول کے لوگ یہاں پہ اپنا ہیلی کاپٹر اتار چکے ہیں اور ان لوگوں کی سمسیایں سن چکے ہیں. اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں آئیں جموں کشمیر کے اندر، اس علاقے میں 10% لوگ جو ہیں وہ ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور 90% لوگ جو ہیں وہ گجر بکروال لوگ جو ہیں وہ ان علاقوں میں رہتے ہیں. جہاں اس وقت ہم کھڑے ہیں اس جگہ کا نام گلی بھٹولی ہے اور پنچایت بھٹولی ہے یہ جگہ. اس سے پیچھے بھی 3-4 پنچایتیں ہیں جس میں ہڈل، منو، کٹا، منو اے اور پنچایت بھٹولی جس کو ان پنچایتوں کا دل کہا جاتا ہے. 8 پنچایتیں، 4 پنچایتیں یہاں سے پیچھے ہیں اور اس سے آگے 4 پنچایتیں ہیں. یہ سینٹر پلیس آتا ہے گلی بھٹولی. یہاں پہ بہت ساری VIP وزٹ جیسے منظور صاحب نے بولا کہ ہوتی ہیں، لیکن اس علاقے کی طرف اتنی نظر ثانی جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے. اتنی بڑی ترقی اس علاقے کی نہیں ہوئی ہے. جہاں تک روڈ کنیکٹیوٹی کی میں بات کروں تو روڈ جو ہے بھٹولی تک ہی خاص تک کر جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے. اس سے پیچھے کی پنچایتوں کو اس ڈیجیٹل دور کے اندر بھی روڈ کی کنیکٹیوٹی سے محروم رکھا گیا ہے. وہ اس لیے کیونکہ اس میں زیادہ تر گجر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ رہتے ہیں. یہ لوگ 6 مہینے کے لیے داروں میں چلے جاتے ہیں اور 6 مہینے کے بعد یہ لوگ جو ہیں واپس اپنی جہاں ان کی زمینداری ہوتی ہے، جہاں یہ کاشتکار ہوتے ہیں وہاں چلے آتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کی جو ترقی ہے وہ نہیں ہوئی ہے. بہت شکریہ غلام نبی مجنو صاحب، آپ نے بات کی ہمارے ساتھ. اگر دیکھا جائے تو اس علاقے کے حوالے پہ بات کی. یہ وہ علاقہ ہے جو بلاک چلی کی 7 یا 8 پنچایت پڑتی. یہاں پر بہت ہی نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم ہمیشہ چھوٹا بچہ روئے تو ماں بھی دودھ پلاتی ہے. تو آج کا ہمارا آنے کا یہاں مقصد ہے. اگر دیکھا جائے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ پیچھے جو ہے یہ منو علاقہ ہے. ضرور کیمرامین زوم کر کے بتائے گا. ہماچل کی وہ پہاڑی جس کو ہم نے کہا میہار دھار کے ساتھ ہے. ٹوکری پنجال جس کو ہم کہتے ہیں لوکل نیم کے اندر بہت ہائٹ میں ہے. منو کی 2 پنچایت ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں پنچایت سڑک سے محروم ہیں، ہسپتال سے محروم ہیں، دیگر تمام سہولیت سے محروم ہیں. اگر دیکھا جائے تو 52 52 موڑ یہاں پر جو روڈ ہے نیچے سے لے کر اوپر تک لوگوں کو چلنا پڑتا ہے اور اوپر سے نیچے آنا پڑتا ہے. اگر دیکھا جائے تو یہاں سے بہت بڑے بڑے نیتے، بہت بڑے بڑے لیڈرز، یہاں کے بہت بڑے بڑے ST کے بنے ہوئے نیتے بہت زیادہ بنے یہاں پر. اور لوگوں نے آج تک 47 کی طرح، آج تک 1947 سے لے کر آج تک لوگ جو ہیں سڑک سے محروم ہیں. منو پنچایت 2 ہیں جس کے اندر آبادی 1000 کے قریب ہے اور ایک گاؤں کٹا ہے جس کے اندر ہم نے وزٹ کیا تھا. وہاں سے دیکھا تھا کہ وہ لوگ صبح جب باہر نکلتے ہیں ان کو یہ ہماچل کی پہاڑی نظر آتی ہے اور مشہور دہار نام ہے وہی نظر آتی ہے، ان کو سڑک بھی نظر نہیں آتی ہے.
लेकिन उन लोगों के साथ इसी ही जगह पर बैठ कर बड़े बड़े नेता आए। वो हम किसी पार्टी की बात एक ही नहीं कर रहे हैं, वो चाहे सरकार अपने वक्त की जो आई है, उन लोगों ने यही कहा था कि आपको सड़क देंगे, लेकिन वोट बैंक के लिए बुजुर्ग बकरवाल कबीला के लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर देखा जाए, मैंने कहा कि 52 मोड़ जो हैं वो नीचे से ऊपर तक आज 6 फुट के करीब बर्फ यहाँ पर बर्फबारी हुई है, और वो लोग आज 52 मोड़ जो हैं वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाना पड़ता है। लोग बीमार होते हैं, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज तक 1947 से लेकर आज तक वहां पर कोई भी सड़क कनेक्टिविटी नहीं है। उसके साथ देख रहे हैं आप पीछे हड्डल है जो चारों तरफ से घेर कर रखा, उस साइड भी पहाड़ी है और इस साइड भी पहाड़ी है, और सेंटर गैप के बीच में जो है पंचायत हड्डल है। कम से कम 400 या 500 के करीब घर हैं वहां पे, और वहां पर सिर्फ गुज्जर बकरवाल रहते हैं। और अगर देखा जाए, वहां का एक बीडीसी पर्सन भी है और वहां के सरपंच खिड़पंच भी हैं। लेकिन उन लोगों ने आज तक ये नहीं सोचा कि उन लोगों ने यहाँ पर सिर्फ लोगों ने एक यही काम देखा है कि एमजी नरेगा का काम ही होता है। क्या एक गरीब साल में 20,000 से अपना खर्चा पूरा कारोबार कर सकता है? एक मुलाजिम, एक नेता, एक जीआरएस ब्लॉक में करने वाला साल के अंदर 16 लाख की गाड़ी तब्दील करने के बाद भी अपना घर का निजाम नहीं चला सकता है, तो फिर ये गरीब लोग कहां से चला पाएंगे? वहां का एक बीडीसी पर्सन है जो वहां से चलकर ऊपर जाता है, एक दरिया है, वहां आज भी लकड़ी का पुल नजर आता है, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीमें आती हैं एमजी नरेगा के अलावा, लेकिन उन लोगों के लिए कोई फायदेमंद चीज साबित नहीं हो रही है। एक बहुत दिलदोज हादसा एक बार हुआ था, आज से 3 साल शायद पहले। गुलाम नबी मजनू साहब से बात करेंगे कि बटोली पंचायत के अंदर हुआ था, जिस घर के अंदर एक मकान के अंदर बारिश की तूफानी बारिश हुई और बिजली की कड़कने की वजह से आसमानी बिजली की वजह से एक घर के अंदर 5 अफराद मारे गए थे। और गवर्नमेंट ने दावा और यहाँ जिला इंतजामिया ने कहा था कि उन लोगों को वहाँ पर हम पुल लगा कर देंगे। शायद मुझे लगता है कि उस घर के 5 अफराद जान देने के बाद भी वहाँ पर कोई भी सहूलियत दस्तयाब नहीं हुई है। तो आज मैं गुलाम नबी साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक सेंटर की जगह है, आप हमें ज़रूर बताएंगे कि यहाँ पर बिजली कितने दिन के बाद आई। और एक बहुत दुख की बात है कि यहाँ पर बर्फबारी के बाद 5 या 6 दिन के बाद शायद मुझे लग रहा है कि रोड में आज मशीन लगी। और मुझे ऐसा भी सुनने में आया है कि एक कोई मरीज, एक बीमार कोई शख्स हुआ था और उसको यहाँ से लेकर शायद 5 या 3 किलोमीटर सफ़र करना पड़ा था और वो रोड पे पहुँचा। क्या बताना चाहते इस हवाले से? बिल्कुल मंजूर साहब, आपने एक अच्छा सवाल पूछा है कि यहाँ पे बिजली की हालात जो है वो कैसी है, रोड के बारे में क्या कहेंगे। जहाँ तक बिजली का सवाल है तो बर्फबारी ही इतनी हैवी हुई थी, 5 या 6 फुट के करीब बॉर्डर एरियाज पे जो बर्फबारी है, यहाँ पे 3 फुट के करीब बर्फबारी हुई थी। लेकिन महकमे के लोग भी कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं। बिजली की टीम पहुंची थी हमारे पास, रोड वाले लोग आए थे, लेकिन बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, मशीन को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। मैंने सुबह बात की मशीन वाले से कि हम लगे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी है, कोहरा इतना जमा हुआ है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात से हम जो है मशीन को आगे ले रहे हैं। और दूसरी रही जनरल लेवल की बात जो आपने पूछी कि यहाँ के लोगों की समस्याएं जो हैं, जैसे हमारे यहाँ के लोग हैं, इनकी समस्याएं होती हैं जो गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने न्यूज़ देखी कल के हमारे गुज्जर बकरवालों के साथ नाइंसाफ़ी जम्मू के अंदर जेडीए की तरफ से भी हुई है। हम इन चीज़ों की मजम्मत करते हैं क्योंकि हमारे वो गुज्जर कम्युनिटी के वो लोग होते हैं जो 6 महीने दारू में होते हैं और 6 महीने के बाद वापस अपने जो प्लेस हैं उन पे चले आते हैं। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं इनकी बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी होती है। आजकल की डेट में ऐसी चीज़ें, सर्दी, कड़क जैसी सर्दी, ठंड की इस हालात में ये ऐसा मसला नहीं होना चाहिए। बाकी रहा हमारा यहाँ की समस्या, तो ये तो बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपने एक सवाल पूछा मुझे कि पिछली बार 1-1.5 साल पहले यहाँ पे जो 5 जानें चली गई थी आसमानी बिजली की वजह से, वो जो है वो उनकी जानें चली गई थी। मकान पे जो बिजली पड़ी उसकी वजह से उनकी जो जानें वो चली गई थी। वो उसका मतलब ये था कि दरिया में जो तूफ़ानी है
وہ زیادہ آ گیا تھا, طوفان زیادہ آ گیا تھا دریا کے اندر, اور وہ لوگ واپس اپنے گھر نہیں آ سکے. اس کی وجہ سے ان کی وہیں پہ موت ہو گئی. وہاں پہ پل کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ نہیں تھی, وہاں پہ پل وہاں پہ نہیں تھا, وہ آج بھی نہیں لگا ہے پل. تو اس قسم کے حالات جو ہیں وہ ان علاقوں میں آتے ہیں. جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے انہوں نے محنت تو کی, لیکن وہ پل نہیں بنا. پیسے تو معاوضہ تو ان کو مل گیا, اور چیزیں تو مل گئی, لیکن پل جو ہے وہ نہیں بنا اس جگہ پہ. یہ بات صحیح ہے. اگر دیکھا جائے تو ہمیشہ دکھ ہی رہتا ہے. ان دنوں کے اندر اتنی طوفانی برفباری ہوئی, بہت ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہمیں کہ ہمارے جو سربراہ علاقے کے لوگ بنائے ہیں, چاہے وہ سرپنچ ہیں, چاہے پنچ ہیں, چاہے بی ڈی سی ہیں, انہوں نے اپنے علاقے کے اندر, اپنے ایریاز کے اندر کوئی بھی دورہ نہیں کیا, لوگوں کا حال نہیں پوچھا, کہاں پر کن لوگوں کو کیا پریشانی ہے. اگر ان لوگوں کو ایک سربراہی کا عہدہ دیا تھا, وہ قوم کے لیے اور لوگوں کی انسانیت کے لیے کام کرنا تھا. سب چیز تو اللہ دینے والا, لیکن ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں آنا ضروری تھا. میں دیکھ رہا ہوں دنوں کے اندر, جیسے کہارا کے اندر بی ڈی سی پرسن نے پورا ٹانٹا اور ان ایریاز کے اندر گئے اور وہاں کے لوگوں کی سمسیا دیکھی, وہاں کے لوگوں کی پریشانیاں دقت دیکھی, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. تو ہمیں ہمیشہ ان چیزوں سے بہت افسوس رہتا ہے, چاہے وہ کووڈ کا مسئلہ رہا, چاہے ان چیزوں کا رہا, تو وہ ان جگہوں پہ نہیں آئے, علاقوں میں دورہ نہیں کر رہے ہیں. اس وقت میں نے سوچا کہ میں ایک بہت ہی میرے دل عزیز ساتھی غلام نبی مجنو صاحب جو ہمیشہ جڑے رہتے ہیں, آپ ان ایریاز کو دیکھ رہے ہیں, یہ کیمرہ گھوم کر گھمائیں گے چاروں طرف, پوری جو علاقہ ہے پورا گھرا ہوا سفید رنگ سے لپیٹ میں, اور ساتھ ساتھ میں